हर साल आदिवासी दिवस मनाने के लिए एक थीम को सेलेक्ट किया जाता है। तो इस साल का क्या थीम था, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की देने की बात की जाती है आईएलओ 169 में, इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन में। हम्म। और और इसमें जब सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट की बात करते हैं तो स्वशासन का अधिकार, अपने क्षेत्र का वो खुद मालिक होगा, अपने क्षेत्र का निर्णय वो खुद लेगा। तो ये बड़ा स्ट्रांग एक डिक्लेरेशन आया था 2007 में, 13 सितंबर को। पूरे भारत में देखिए 75 पीवीटीजीज हैं, तो उसमें से 9 हमारे झारखंड में हैं। हाउ डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासीफाई कि ये एससी है या ये एसटी है? हम्म। उसके पीछे उनके रैशनल जो है वो क्या होती है? हम भी आज जो कर रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक रैशनल है। हाउ कैन अ मॉडर्न ट्राइबल ऑफ झारखंड मेंटेन इट। मेंटेन देयर ट्राइबल आइडेंटिटी while being a part of the modern ये society? मैं 2006 से थोड़ा एक्टिव हुआ। पहली बार हिरोशिमा जाने का मौका मिला था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन्स फॉर पीस। और फिर जब इंटरनेशनल जाने का मौका मिला न्यूयॉर्क में, जैसे यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम 2-3 बार गया, जिनेवा में 4 बार गया, और इंडोनेशिया इधर साउथ ईस्ट में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया वगैरह सारे में। तो एक चीज़ बड़ा स्ट्राइक किया कि सबका स्ट्रगल का कहानी एक ही है। जो म्यूज़ियम था वहाँ एक भव्य आयोजन होता है, सरकारें शामिल थी, और लोग नाचते गाते हैं। लेकिन मुझे लगता है नाचने गाने के लिए बहुत सारे त्यौहार हमारे पास हैं। ये एक्चुअली नाचने गाने के नहीं, अधिकार के प्रति जागरूकता का एक संकेत है। जोहार टू ऑल द व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अभय सागर मिंज, और ये रांची यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और वो 2006 से ट्राइबल इश्यूज़ एंड राइट्स को लेके काफ़ी वोकल रहे हैं, और ये नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स के मेंबर भी हैं। और आज हमने इनसे बहुत सारे बातें की। हमने वर्ल्ड इंडिजिनस डे, जो कि रिसेंटली 9 अगस्त को मनाया गया, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने उनसे जाना, और हमने ये भी जाना कि व्हाट आर द साइंटिफिक थियोरीज बिहाइंड द ट्राइबल कल्चर। और हमने ये भी उनसे जानने की कोशिश की कि आज के मॉडर्न ज़माने में हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो कैसे मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हैं अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए। तो आज हम उनसे बातें करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। छोटा नागपुर डायरी के सभी दर्शकों को जोहार। हाल ही में 9 अगस्त को हम सबों ने आदिवासी दिवस मनाया, और रांची के जेल पार्क में बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और हम सबों ने एंजॉय किया, और झारखंड के बहुत सारे नामी कलाकार वहाँ पे आए उपस्थित थे। तो हमें एंजॉय तो करना ज़रूरी है, मगर इसके साथ ही इसके पीछे की हिस्ट्री को भी जानना ज़रूरी है। और इस हिस्ट्री को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अभय सागर मिंज, और हम इनसे खूब बातें करेंगे और जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। अभय सागर मिंज जी के बारे में आप सबों को बताऊं तो इनका स्कूलिंग हमारे रांची झारखंड में सेंट जेवियर स्कूल से हुआ, और इसके बाद एमएससी इन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट किया, जी। और फिर पीएचडी इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, और अभी प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी रांची यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत हैं। और ये एक ऑथर भी हैं, इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, और ये ट्राइबल राइट्स और उनके इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वोकल हैं, और नेशनल इंटरनेशनल फोरम के मेंबर्स भी हैं। जी। तो आइए इनसे हम बातें करते हैं। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही है जी। कि वर्ल्ड इंडिजिनस डे, हम्म। जो 9 अगस्त को जो सेलेक्ट हुआ कि इस दिन वो मनाया जाएगा, हम्म। उसके पीछे की क्या कहानी है और क्या हिस्ट्री है उस डेट को सेलेक्ट करने के लिए, और क्या एजेंडा से ये स्टार्ट किया गया? सबसे पहले सब दर्शकों को मेरा जोहार। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जेल, जो म्यूज़ियम था वहाँ एक भव्य आयोजन होता है, सरकारें शामिल थी, और लोग नाचते गाते हैं। लेकिन मुझे लगता है नाचने गाने के लिए बहुत सारे त्यौहार हमारे पास हैं। ये एक्चुअली नाचने गाने के नहीं, अधिकार के प्रति जागरूकता का एक संकेत है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि नाचे गाएं, लेकिन उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिवेट हो रहा है, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। 20वीं शताब्दी ऐसा समय था जब आप देखें कि अनेक राष्ट्र आज़ाद होते हैं, कॉलोनियल रूल से वो लोग छूटते हैं। हम्म। लेकिन वहाँ पे क्या था, इन जैसे देशों में आदिवासी, अगर साउथ ईस्ट एशिया का देखें पूरा चेन पड़ा हुआ है। आप इंडिया से शुरू करें, पाकिस्तान में भी इंडिजिनस हैं, अफगानिस्तान में हैं, और इस साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार वगैरह होते हैं, फिलीपींस, और बिल्कुल अंत तक इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे देश हैं।
इन देशों में बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में जिसका गठन होता है, जब हिरोशिमा बम गिरा, लगा कि विश्व शांति कैसा बनाया जाएगा, तो इन देशों से बार बार शिकायत आ रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ को कि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो 1980 के दशक में जोस कोबे मार्टिनेज करके एक स्पेशल रैप्चर थे, उनको एक दायित्व दिया गया कि आप सभी स्थानों से आंकड़े एकत्रित कीजिए, रिपोर्ट्स लाइए हमारे पास कि वस्तुस्थिति क्या है। तो फिर वो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में वो देते हैं, और 9 अगस्त 1982, 9 अगस्त 1982 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन को स्टैब्लिश किया, और उस ग्रुप में ये दायित्व सौंपा कि आप लोग एक स्टडी कीजिए और आप अपने आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार के आप अधिकार चाहते हैं, किस प्रकार से शोषण से मुक्ति चाहते हैं, इसका एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए। ये सफ़र शुरुआत होती है, और सबसे गौरवपूर्ण बात यह है कि भारत से 5 सदस्यीय टीम थी, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक सदस्य थे, डॉक्टर निर्मल मिंज सदस्य थे। तो ये लड़ाई चलती है, ड्राफ्टिंग कमेटी आगे बढ़ती है, और 1987 के आसपास ये लोग दोबारा इंटरवेंशन डालते हैं, और उसके बाद 1994, 10 साल बीतने के बाद, सॉरी 82 से 12 साल बीतने के बाद 1994 में ये दोबारा इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया होता है, और उसी समय यह तय होता है कि जो 9 अगस्त 1982 था उसको हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाएं। जी जी आशुतोष। हर साल आदिवासी दिवस मनाने के लिए एक थीम को सेलेक्ट किया जाता है, तो इस साल का क्या थीम था, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ में एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो एक तरह से ऑक्सिलरी बॉडी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और हर साल एक थीम आता है। इस साल उन्होंने रखा प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। ये दो कॉन्सेप्ट है। पहला हम लोग देखेंगे कि वॉलंटरी आइसोलेशन किसको बोलते हैं। ऐसे अनेक अभी देशों में देखिएगा, खासकर साउथ अमेरिका के ब्राज़ील वाले क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय बाहर के शोषण से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुका है कि वो अपने आप को इन सब से दूर रखना चाहता है। तो जिसको वॉलंटरी आइसोलेशन कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्वेच्छापूर्वक पृथक रहना चाह रहा, अलग रहना चाह रहा है। ये कॉन्टेक्ट वगैरह, जैसे अंडमान के जो जरवा ट्राइब, जी, वो तो एक द्वीप वाला देश हो गया, उनके लिए तो शायद मजबूरी भी कह सकते हैं हम लोग। सेकंड ये होता है जो हम लोग देख रहे हैं इनिशियल कॉन्टैक्ट। हम और आप शायद जब पैदा हुए होंगे तो हमें अनेक प्रकार के टीके पड़े होंगे, तो हमारे में बहुत सारे बीमारियों के विपरीत बहुत सारा प्रतिरोधक क्षमता आ गया है। जब ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं जो अनटच्ड हैं, जिनका कॉन्टैक्ट का इतिहास नहीं रहा है, अगर कोई बाहरी वहाँ जाता है तो बहुत बार कंटामिनेशन, डिजीज़ का स्प्रेड होना, आप देखो सिंपल हैजा से पूरा का पूरा समुदाय खत्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स की बात कर लो आप, अफ्रीकन के बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनका बाहरी कॉन्टैक्ट से बहुत सारा। साउथ अमेरिका में जब स्पेनिश कॉन्क्वेस्टेडर्स जब आए थे, जी, तो इसीलिए अब उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जब आदिवासी को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की देने की बात की जाती है ILO 169 में, इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन में, और इसमें जब सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट की बात करते हैं तो स्वशासन का अधिकार, अपने क्षेत्र का वो खुद मालिक होगा, अपने क्षेत्र का निर्णय वो खुद लेगा। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक डिक्लेरेशन आया था 2007 में 13 सितंबर को, उसको हम UN ट्रिप कहते हैं या यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन कहते हैं। और ये एक्चुअली अब ट्राइबल कम्युनिटीज जिसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, कनाडा ने किया है, US ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, तो बड़े पावरफुल कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशंस, उन्होंने इसको रेटिफाई किया है। डेवलपिंग नेशंस अभी प्रोसेस में है, क्योंकि बहुत बार जो खनिज संपदा आदिवासी समाज के नीचे है, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि शादी अधिकार उनको मिल जाए, तो माइनिंग वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वाला ये सारा चीज़ रुक जाएगा, या तो कंट्री की इकोनॉमी ओवरऑल अफेक्ट होगी। ये जो वॉलंटरी आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अंडमान को छोड़ के सेंटिनल को लेके बात कर लें तो उन तक ये सीमित है। अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो आदिवासियों का कॉन्टैक्ट एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बहुत पहले से रहा है, और आज के तारीख में ये कहना कि हम वॉलंटरी आइसोलेशन चले जाएंगे, उसको कॉल कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। उसमें एक दृष्टिकोण ये भी है कि हम और आशुतोष नहीं होने चाहिए उनको बताने के तुम जंगल में ही रहो, और डेवलप करने का, स्कूल में पढ़ने, अच्छे स्कूल में पढ़ने का, हवाई जहाज में उड़ने का बस मेरा है।
तो वी शुड नॉट बी एनीवन टू टेल देम व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। मेरा हमेशा स्ट्रेस रहा है, लेट द कम्युनिटी डिसाइड, डिसाइड। एंड दैट डिसीजन शुड ऑल्सो बी इन कंसेंसस। सारे समाज वाले लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हमको अब बाहर से कुछ नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, चावल धान सब हम उगाते हैं, हम सक्षम है अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो हम किसी और से सहायता नहीं लेंगे। इनिशियल कॉन्टैक्ट की बात करें तो वो भारत के संदर्भ में भी नहीं काम करता है, अनेक इधर साउथ ईस्ट एशिया में भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो इतना हिस्टोरिक रहा है इंटरमिंगलिंग विद दी सो कॉल्ड, जिसको हम लोग अपने भाषा में लोकल टर्म में दीकूज बोलते हैं, समबडी हुज आउटसाइडर्स। तो वो अब वो डिस्टेंसिंग होना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, और ये विश्व के तमाम देश इसको मना रहे हैं वॉलंटरी आइसोलेशन का। तो शायद ये बहुत ज़्यादा फिट इन नहीं करते इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। झारखंड में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं क्या जो इस पीवीटीजीज के अंडर पीबीटीजीज के जी, अंडर जो आते हैं? पूरे भारत में देखिए 75 पीवीटीजीज हैं, तो उसमें से 9 हमारे झारखंड में हैं। ओके। अभी भी देखिएगा पीवीटीजीज अगर आप देख लें 9 गिन लेंगे तो जो असुर हो गए, जो आयरन स्मेल्टर्स है, बिरहोर हो गया, टोकरी बना रहे हैं या तो रस्सी बना रहे हैं, फिर आपके बहुत सारे ऐसे लोग भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तुरी करके जिस पे हम लोग जर्मनी के साथ कील यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उनकी भाषा पे काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में मात्र 2000 बोलने वाले तुरी भाषी हैं, और सबसे हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है कि वो तुरी कम्युनिटी झारखंड में लोकेटेड है। ओके। कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में, कुछ वेस्ट बंगाल की तरफ है। बट ये भाषा की बात आ गई तो इसमें क्या है, पीवीटीजीज में तो जैसे तुरी कम्युनिटी जो है ये बांस का काम करती है, सूप बनाना, डलिया बनाना, ठीक है। उनकी भाषा परिवार देखिएगा तो वो मुंडारी फैमिली से बिलोंग करते हैं लिंग्विस्टिकली। ओके। एंड नाउ इंटरेस्टिंगली, बिकॉज दे वर इन एन आर्टिसियन क्लास, someone who is making a basket and having economic transaction with the wider societies, non-tribal societies, they are placed in scheduled caste. अच्छा। तो आर्टिजियन क्लास पीवीटीजीज में आप देखोगे कि जैसे असुर का, दे स्टे समवेयर इन टॉप ऑफ द हिल या मिडिल पाथ में, जहाँ पे उनको आयरन ओर का मिलेगा, वो स्मेल्ट करेंगे। तो उनका भी इंटरेक्शन रहा। टूरिस्ट क्योंकि बांस या सूप कर रहे हैं तो उनको तो भोजन चाहिए, तो दे विल हैव टू एक्सचेंज, गो फॉर बार्टर सिस्टम। तो उनका इंटरेक्शन लोकल बाजार हाट में होता है, और यही भाषा भी मरती है। अगर मैं कुड़ुक बोलता हूँ, आप कुड़ुक नहीं बोलते हैं, तो वी विल हैव टू नैरो डाउन टू अ लैंग्वेज विच इज लिंग्वा फ्रैंका, कि आप भी समझो मैं भी समझो। तो जब ये तक आती है तो आप अपनी भाषा को धीरे धीरे भूलते जाते हो। तो पीवीटीजीज भी यहाँ झारखंड में जो 9 की बात कर रहा हूँ, ये कभी भी वॉलंटरी या तो ऐसे भी आइसोलेशन में नहीं रहा, कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन वाइडर सोसाइटी के साथ हमेशा होता रहा है। तो ये यूएन का थीम हम बहुत पर्टिकुलरली झारखंड के संदर्भ में बहुत यहाँ भी बहुत फिट इन नहीं करेगा जी। तो जैसे आपने बताया कि उन्होंने एससी कम्युनिटीज़ में उनको मतलब जो दिया गवर्नमेंट में उनको डाल दिया गया, तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि हाउ डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासीफाई कि ये एससी है या ये एसटी है? उसके पीछे उनके रैशनल जो है वो क्या होती है? देखिए, जब अंग्रेज थे उस समय 1871 से हमारा क्लासिफिकेशन चला ट्राइबल्स का। उस समय उनका मेन पर्पस था कि किस प्रकार से एक ऐसा सोसाइटी जो इनएक्सेसिबल एरिया में है, ठीक है, और उसको आप अपने रेवेन्यू के अंडर नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द यू आर ट्राइंग टू जनरेट रेवेन्यू, या आप कोशिश कर रहे हैं कि जंगल काट के हम रेल लाइन बिछा रहे हैं, कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लंदन जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये जब होने लगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रीड बढ़ा कि हमको और चाहिए, तो इंक्रोचमेंट ट्राइबल एरियाज में होने लगा, और तब यहाँ से रिवोल्ट होता है। और जो रिवोल्ट होता है, और अंग्रेज भी क्योंकि हैंडफुल थे और उनके पास गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं था, इनएक्सेसिबल एरियाज का नॉलेज नहीं था, वहाँ जाके उनको अटैक करने की उनमें उतनी हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इनको हम लोग या तो पार्शियली सेक्लूडेड एरिया मान ले, या उसको टोटली उसको कह दें कि हम आपसे इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें अपना काम करेंगे, विल अलाउ यू टू स्टे वेर एवर यू आर। तो ये सब क्लासिफिकेशन चलता रहा, और तरह तरह के लोग फेथ पे एनिमिस्टिक है, नेचर वर्शिपर है, तो उनको बोला कि उस पर क्लासिफिकेशन हुआ। उनका लाइफस्टाइल जो है एकदम टोटली प्री एग्रीगेरियन है, मतलब कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह, तो उनको बोला कि ये ट्राइबल है। अब क्या होता है, 1931 में जेज हट्टन थे जो सेंसस ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाया, और उस लिस्ट में 212 कम्युनिटीज़ थी, और 1935 में यह डिक्लेयर लिस्ट होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत आता है। भारत आज़ाद होता है 1947 में, और शेड्यूल कास्ट के लिए बड़ा जोरदार बाबा साहब थे, बाकी लोग थे, उन्होंने कहते हैं कि एक इनटचेबल्स जो फोर्थ फोल्ड है हिंदू फोल्ड में, उनको बोला शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए।
ठीक। उसमें जयपाल सिंह मुंडा और अन्य वो भी वकालत थे कि इट इज़ नॉट ओनली द शेड्यूल कास्ट विच इज़ ऑप्रेस्ड, देयर आर अदर्स ऑल्सो लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज, दे आर ऑल्सो ऑप्रेस्ड। उनके लिए क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है आप कम्युनिटीज लाओ। अभी तक वो क्लासिफिकेशन क्लियर कट नहीं है। इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर इज नो मेंशन ऑफ आदिवासी टर्म, देर इज नो मेंशन ऑफ इंडिजिनस टर्म। वट आर देन मेंशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 कि किस कम्युनिटी को विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि किसको किस कम्युनिटी को ट्राइबल मान सकती है। तो वापस आते हैं उसमें, जब 1935 का जो लिस्ट आया तो दे कॉपी पेस्टेड इट एज इट इज। तो इसीलिए बिकॉज इट वॉज अ शेड्यूल, अ काइंड ऑफ लिस्ट, दे नेम्ड इट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। और इसीलिए इसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। और जबकि हमारा पहचान, वी आर नॉट अनुसूचित जनजाति, वी शुड बी कॉल्ड आइदर आदिवासीज, ओरिजिनल सेटलर्स, एबोरिजिन्स और इंडिजिनस पीपल ऑफ दिस कंट्री। विश्व आदिवासी दिवस अब बहुत सालों से मनाया जा रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आया है आदिवासी समाज में, ग्लोबल लेवल पे भी और हमारे अपने झारखंड में भी? जी, ये विश्व आदिवासी दिवस तो 94 से लोग मनाने लगे अनेक राष्ट्रों में। और 2007 में जब 13 दिसंबर में एक वो ड्राफ्ट एक्चुअली में एक डिक्लेरेशन बन के आता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी, ट्राइबल्स या कहें, आदिवासी कहें, या इंडिजिनस पॉपुलेशन कहें, या एबॉरिजिन्स कहें, उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक रिकॉग्निशन मिलता है। भारत में देखिएगा तो अमूमन ऐसे देखिए कि जो शेड्यूल कास्ट में हैं या शेड्यूल ट्राइब में हैं, बहुत बार वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते थे अनेक कारणों से। चाहे वो सामाजिक में एक सोशल स्टिग्मा था कि आदिवासी है या शेड्यूल कास्ट से आता है, तो लोग अपनी सरनेम को या टाइटल को छुपाते थे। 2007 के बाद बहुत बार ये चर्चा में चले आदिवासी दिवस होता क्या है। मैं भी बस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाता था तो एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे ऑब्जर्व किया, क्या क्या किया आपने। तो मुझे नहीं समझ में आता था, क्योंकि जब यहाँ भारत में उस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं थी। ये 10 साल भूल जाइए, मुझे लगता है 4-5 साल पहले से ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे दिखता है कि वो राष्ट्र स्तर पर जो आदिवासियों में एकता की भावना आई है, विशेष रूप से सोशियो पॉलिटिकल फ्रंट पे, वो अभूतपूर्व है। तो लोग अब कनेक्ट करते हैं, लोग अब गर्व महसूस करते हैं कि मैं आदिवासी हूँ। कहीं ना कहीं वो पहचान जो पहले धूमिल होती थी, या लोग ढकते थे या शर्म करते थे, झिझक करते थे, अब वो हट गया। तो सबसे पहली बात है कि आइडेंटिटी उनको एक प्रॉपर मिल गया कि हम आदिवासी हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशंस। और ये भी कि ये जल जंगल ज़मीन में अधिकार हमारा सबसे पहला है, क्योंकि ये जो क्षेत्र रहा होगा जहाँ शायद आज हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, एक समय पे जंगल रहा होगा और हमारे पूर्वज आए होंगे, उन्होंने इसको जंगल को साफ किया होगा। वो होता है जो जंगल था वो प्राइमरी इन्वायरमेंट था, उसको कन्वर्ट किया सेकेंडरी इन्वायरमेंट में हमारे पूर्वजों ने। और वो उस सालों साल यहाँ आते रहे, इस लैंड को रखा। और तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस बीच में कहीं था जब भारत आज़ाद होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, 1974-75 में ट्राइबल सब प्लान आता है, बहुत सारे पैसे यहाँ उड़े ले जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ दिखा नहीं। लेकिन ये आइडेंटिटी की क्राइसिस सबसे पहले इस आदिवासी दिवस एक में सेंस ऑफ प्राइड भी जरूर आया। एग्जैक्टली ये आया। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, जब भारत से कनेक्ट करके देखते हैं तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप कोई संघर्ष करते हैं, शायद आशुतोष अकेले कर रहे हो तो बड़ा दिक्कत होगा, तकलीफ होगा किसी से भी, लेकिन अगर आशुतोष के साथ 5 लोग खड़े हैं, 15 लोग खड़े हैं, तो निश्चित है वो बल मिलता है, सेंस ऑफ ओनरशिप मिलता है, कम्युनिटी मिलता है। तो जब अब जो आदिवासी इश्यूज हैं, तो ये इश्यूज वेरी कॉमन, दीज इश्यूज ऑफ माइनिंग, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिटी क्राइसिस, सोशो पॉलिटिकली क्राइसिस, ये सारे देश में है। आप मलेशिया की एग्जांपल ले ले, वहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स को ये फोर्स किया जाता है कि अपनी ओरिजिनल रिलीजन के साथ साथ आपको अन्य फेथ को मानना है, मुस्लिम फेथ को मानना है। बहुत जगह आप जाइएगा क्रिश्चियनिटी फेथ को मानना अपने ओरिजिनलिटी के साथ में, तो कहीं ना कहीं एक दबिश थी। तो अब क्या होता है, आप ये इश्यूज़ का अगर आप आवाज़ उठाते हैं, भारत का आदिवासी उठाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, तो ऐसे अनेक देश आपके सपोर्ट में आएंगे अब, क्योंकि इश्यूज सेम है। इंडोनेशिया के लिए वहाँ पे क्या है कि उन्होंने गवर्नमेंट कहा कि जो स्टेपल डाइट है उसको हटाओ, हम लोग कैश क्रॉप उगाएं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ड्विंडल कर रही है। तो पाम ट्रीज लगाने लग गए, और पाम ट्री से पाम ऑयल आएगा, लेकिन आपका जो स्टेपल डाइट है, ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है, वो कहाँ गया?
तो आदिवासियों के बहुत सारा संघर्ष चला क्लाइमेट चेंज को लेके। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो रोम है वो स्पेशल अब उन्होंने एक विंग दिया है इंडिजिनस फूड सिस्टम को, इंडिजिनस हार्वेस्टिंग मेथड को। बिल्कुल। आपकी माँ होंगी, आपकी नानी होंगी, दादी होंगी, वो अगर जंगल जाएंगी तो वो 15 तरह का साग तोड़ के लाएंगी। लेकिन आपकी वाइफ होंगी या आपकी भाभी होंगी या माँ होंगी तो शायद वो घट के, हमारे जनरेशन में तो बोलो 2-3 पालक और 4 पुलाव लोग उसके बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन वो लोग जो जानते थे 15 तरह का साग, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन रिच था। ऑक्सीडेंट, आज लोग कहते हैं कैप्सूल खा रहे हैं या एडिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो हमारे सिस्टम में था। तो ये सब चीज़ है जलवायु। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, जो पूरे विश्व में आजकल मिलेट्स को लेकर के बहुत मूवमेंट छिड़ा हुआ है कि पीपल शुड अडॉप्ट मिलेट्स इन द डाइट। हमारे आदिवासी समाज में बहुत ही कब से चल रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं जिनके बारे में आज लोग कहते हैं विश्व में आप 5 सीरियल्स के ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, 7 सीरियल से ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन हमारा बिल्कुल था। अगर आप सोहराई का याद करेंगे, जहाँ बैल को हम लोग पूजते हैं उस दिन, वी कंसिडर देम इक्वल टू ह्यूमन बींग्स, और उनको 9 तरह का फूड ग्रेन्स उस दिन उबाल के खिलाया जाता है, और उसी डेगची से, उसी यूटेंसिल से वो 9 फूड ग्रेन्स आदमी को भी सर्व होता है। इससे बेहतर उदाहरण, इससे बेहतर आदिवासी जीवन शैली के बारे में अन्य समाज क्या टक्कर दे पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं, जैसा आपने कहा कि सेंस ऑफ प्राइड की बात, तो अगर हम झारखंड लेवल पे अगर हम देखें तो जो अडॉप्शन ऑफ ट्राइबल कुजीन्स जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हमारे रांची में खुले हैं, जैसे अजम इम्बा एक है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है रांची में। मंडी इड़पा है, जो कपिल टोपो जी है, उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है हमारे प्लेटफॉर्म। मेरे भी मित्र हैं वो। तो बहुत सारे लोग ट्राइबल कुजीन्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, और अन्य लोग जो ट्राइबल नहीं है वो लोग भी उनको काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है वो सब डिशेस को टेस्ट करके, उनको खा के। तो इनफैक्ट अभी मैं याद करूँ तो अभी सचिन तेंदुलकर जी आए थे कपिल के पास, कपिल जी ने केटरिंग वगैरह वहीं पे किया था, तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया हमारे कुजीन्स को। तो एक सेंस ऑफ प्राइड तो ज़रूर है और करना भी चाहिए, बिकॉज बहुत इको फ्रेंडली तरीके से हम अपने नेचर को यूटिलाइज करते हैं और उनको अपने डिशेस में करते हैं, अपने जीवन शैली में हम उसको यूज़ करते हैं। तो एक बहुत सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारा जो एसटी जो समाज का जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ओरल है। बहुत सारे शायद चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी। हाँ बिल्कुल सही। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को? देखिए, इसको मैंने अपने दोनों किताब में कुछ कुछ दोनों अंश लिखा था। एक तो ये है कि अभी भी बहुत सारा हमारा जो गीत है, जो फोकलोर है, वो अभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लोग लिख रहे हैं गाना, उसके वो लेखनी में ला रहे हैं, लेकिन वो लेखनी में अब आ रहा है, लेकिन उस लिखित पुस्तक को छूने वाले हमारे युवा अब नहीं मिल रहे हैं। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या उसको अपनाना नहीं चाह रहे हैं। शायद वो दादी नानी अगर वो राग में गाती उस पारंपरिक गीत को, तब वो संप्रेषित होता। हम लोग ऐसे जनरेशन हो गए कि माँ बाप शायद पहले जनरेशन से जो नौकरी पे आ गए, तो वो कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक हुई। तो ये ओरल ट्रेडिशन सच में रिच है, और मैं चाहूँगा कि आपके जैसे युवा लोग इसमें आगे आएँ कि उसको डॉक्यूमेंट करें, बिकॉज प्रोबेबली वी मे बी द लास्ट जनरेशन टू विटनेस और आजा एंड आजी, नाना एंड नानी। जिस दिन वो समाप्त होंगे वो चला जाएगा। इसकी एक खूबसूरती बता रहा हूँ मैं कि अगर आप 1980 के दशक का कोई गाना गुनगुनाएंगे ना, किशोर कुमार का किसी का, तो 1980 और 2024 में आप जब गुनगुनाएंगे तो उसमें एक शब्द नहीं बदलेगा, है ना। रिमझिम गिरे सावन, तो आप उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, आप वही गुनगुनाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ फोकलोर। बट व्हेन यू कंपेयर विद स्टोरीज, समटाइम्स वो एग्जैजरेट हो जाता है, कुछ ऐड ऑन हो जाता है। तो दीज फोकलोर्स आर वेरी वेरी पावरफुल। और शायद हम भी नहीं सोचे थे कि एक पॉडकास्ट जैसा एक स्टूडियो बनेगा और हमारे आदिवासी युवा इसको भी एक माध्यम बनाएंगे लोगों तक पहुंचने का। तो 1980 में कोई नहीं सोचा कि हमारे आदिवासी ऐसा युवा करेंगे, है ना। कभी नहीं सोचे थे कि वायरलेस छोटे से माचिस के डिब्बे जैसे फ़ोन है जिससे हम लोग कान पे लगाएंगे बातें होगी। तो वो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में क्या होगा वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये जो फोकलोर हम संरक्षित नहीं करते, जिसमें हमारा इतिहास है, जो हमने जंग लड़ी या विद्रोह हुआ 1855 का, 1784 का, 1832 का, तो उसमें वो गीत में आया।
हमारा जो माइग्रेटरी पैटर्न है, खड़िया में उस एक गीत है जिसमें वो खाइबर पास का जिक्र कर रहा है, खाइबर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और वो एक ऐसा गीत है जो संघर्षशील गीत है। तो क्या ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा माइग्रेटरी पैटर्न उधर से रहा हो? क्या हम ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा कनेक्शन हो? क्योंकि जेनेटिक्स अब कह रहा है कि द्रविडियंस का प्रेजेंस था वहां। अभी भी क्लियर नहीं कि उन्होंने निर्माण किया था, निर्माण में सहयोग किया था। करेक्ट। तो वापस आते फोकलोर पे कि ये इतना पावरफुल होता है कि आज डॉक्यूमेंट किया, हो सकता है आपका पोता, आशुतोष जी का पोता, उन्होंने कुछ ऐसा डिवाइस बनाया, किसी एक मॉडर्न सोसाइटी डिवाइस बनाया कि आपने बस वो आज जो डेटा हम कलेक्ट कर पाए, क्योंकि अगर आज नहीं रहेगी तो मेरा पोता नहीं डॉक्यूमेंट कर पाएगा, तो अगर वो रह गया, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या पता उससे क्या निकाल ले वो। क्योंकि बहुत सारे एंशियंट सिविलाइजेशन जो हैं उनके स्क्रिप्ट हैं, लेकिन उसको भी पढ़ने का प्रयास हो रहा है, लोग पढ़ पा रहे हैं। सिंधु घाटी में नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले कर पा रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि इस ओरल ट्रेडिशन का जो इंपॉर्टेंस है, जो आपका इतिहास बताता है, आपका फाउंडेशन बताता है, इसको ज़रूर डॉक्यूमेंट और संजोने की आवश्यकता है। जी। और आप जैसे लोगों की भी सहायता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जो इस चीज़ में इतना आपने रिसर्च वगैरह किया है। जी। तो जो इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में जो है हम्म। वो भी लोगों तक पहुंचे, और बहुत सारे युवा लोग जो हैं शायद वो किताब ना पढ़ें, बट वो यूट्यूब में वीडियो ज़रूर देखते हैं, वो बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल। ज़रूर सुनते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं एक पॉडकास्ट भी एक माध्यम बन सकता है बिल्कुल, मैं तो किताबों के सराहना अलावा, करता हूँ इसकी। जी जी बिल्कुल। कि वो हमारे जो हिस्ट्री है हम्म उसको लोगों के नए, जो हमारे जो नई पीढ़ी है हम्म। उन तक वो पहुंचाने में शायद इसका भी एक योगदान जरूर हो सकता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है आशुतोष जी, ये अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि आप देखिए मैंने दोनों किताब में जो अंश लिखा था उसमें जी। ये कहा था कि क्यों आवश्यक है आदिवासी को लिखना। मैं ये नहीं कहता कि अगर अंग्रेज़ों ने या किसी भारतीय ने आदिवासी के बारे में लिखा वो पूरी तरह से गलत है, सही है, इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हमेशा जिनके बारे में लिखा जाता है उनसे संपर्क या उनकी राय आवश्यक होनी चाहिए। तो आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले, मुझे नहीं लगता कोई रिसर्चर आए उन्होंने हमारी भाषा, हमारी भावना को समझा होगा बिल्कुल। पूरी तरीके से, है ना। जब हम अगर अपने समाज में 25 साल 40 साल बिता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे समाज का चश्मा मेरे नज़र में बैठा है। कोई अन्य व्यक्ति वो उसके अपने समाज का चश्मा बैठा हुआ है, तो हमेशा आदिवासी को देखेगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड वो कंपेयर करेगा उस एक्यूमुलेटेड नॉलेज से, और वो कंपेयर करना चाहते समाज ऐसा होता है। लेकिन आज जब नए युवा आ रहे हैं जो अपने बारे समाज बारे में लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेटिव राइटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत विकसित हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग लिखें, हो सकता है पॉडकास्ट के माध्यम, किताब के माध्यम से, बच्चों का चॉइस होगा। मैं तो फिर भी रिकमेंड करूंगा नहीं, कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जी हाँ, किताब भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि वो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल। टच करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा। जी और आपने भी 2 किताबें भी लिखी जी हैं, जी। तो ज़रा किताबों के बारे में बताइए कि किस पहला टॉपिक्स के ऊपर है। पहला मैंने लिखा था 21वीं सदी में आदिवासियत। ये मेरे बैकड्रॉप में था, क्योंकि जब दिल्ली विश्वविद्यालय गया था तो लोग बड़े सरप्राइज थे कि एक उरांव लड़का आया पढ़ने। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में शायद ऐसा रहा होगा कि उरांव के बारे में किताब में पढ़ते थे, तो लोग कभी कभी मुझे देखने आते थे। अच्छा। उस समय मुझे लगा कि जो एक कंपेयर नैरेटिव बिल्ड होता है, विकास तो हुआ है, कैसे नहीं हुआ, अभी तो जंगल में नहीं हो। तो इसका मेरा काउंटर ये है, विकास निश्चित हुआ है लेकिन गति बहुत धीमी है। हर समाज परिवर्तनशील है, एवरी सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, लेकिन कंपेयर टू नॉन ट्राइबल सोसाइटी वो एक लेवल अटेन कर चुके हैं, और हमारा देखिएगा तो वो लेवल अभी अटेन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी में जो आदिवासी है उसको मुझे पोर्ट्रे करना था विश्व के सामने कि नहीं, हम भी बदले हैं, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी रूढ़िवादी सोच को, परंपरा को, कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। और आपको ये भी समझना होगा कि हम भी आज जो कर रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक रैशनल है। और फिर दूसरी किताब आई आदिवासी दर्पण, उसमें भी बहुत सारा जो अभी कि हम नाचते क्यों हैं, आप पूछोगे तो लोग का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। उसमें मैंने आरक्षण पे बात की है, नॉट फॉर नॉट अगेंस्ट, आई हैव डिस्कस्ड हाउ आरक्षण एक मृग तृष्णा, मिराज के रूप में काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा सोसाइटी सोचता है कि कोटा में है या आरक्षण में तो हमको मेहनत नहीं करना, तो इज इट इम्पैक्टिंग आवर ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्पाइट वी ऑल हैविंग टैलेंट्स, दैट करेज टू डू एक्सेल इन लाइफ। आप अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स का, जो कुजीन में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम में आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वाई वी आर नॉट एबल टू डू बिजनेस, ये सब चीज़ के बारे में लिखा हूँ। मेरे जो हमारे जो ट्रेडिशनल यूथ डॉर्मेट्री था, युवा गृह था, जहाँ ट्रेनिंग होती थी, स्कूलिंग होती थी, काका गागा नहीं पढ़ाया जाता था,
लेकिन ये ज़रूर बताया जाता था कि गांव कैसे संभालना है, गीत कैसे सीखना है, पूजा का मंत्र कैसे सीखना है, कौन सा विधि कैसा होगा, गांव में किसी का खेती का मदद का ज़रूरत है, सारे युवा इकट्ठा होंगे। वहाँ पर सेक्सुअल ट्रेनिंग्स भी होती थी, एथिकल ट्रेनिंग्स भी होती थी, उन सब के बारे में बताया है। तो एक 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 वृहद समाज को, एक आदिवासी समाज जो शायद अब एलीट हो गया है, हम और आप जैसे, तो वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया आदिवासी समाज से, तो उनको कनेक्ट करने का प्रयास इन दोनों किताबों से। जी। और अगर कोई इंटरेस्टेड है हमारे दर्शक उन किताबों को पढ़ने के लिए, हम्म। तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं कुछ, अगर वो? ये एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया था। हम्म। आपके थ्रू होगा तो आप उनसे बोलिएगा, तो रांची में तो डिलीवरी करा दूंगा, ऑल इंडिया डिलीवरी भी होगा। कुछ चार्जेस, ये किताब 250 की है, एक 350 की है, और बाकी जो डिलीवरी चार्जेस आएगा तो इट कैन बी डिलीवर्ड। और आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई भी किताबों को पढ़ना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। मैं आपका जो मैसेज है आप तक ज़रूर पहुंचा जी जी, दूंगा, और धन्यवाद। आपसे कनेक्ट करवा दूंगा अगर किसी को पढ़ना होगा तो जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमारे झारखंड में हम्म। जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग जो ट्राइब से जो लोग आते हैं, अब जैसे 32। जैसे ज़माना आगे बढ़ा, हम्म। उनको एजुकेशन भी मिला, हम्म। वो लोग जॉब्स में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी गए, और बहुत हद तक बहुत ही बड़ा तबका जो है अब एजुकेटेड भी है, हम्म। और उनको मॉडर्न सोसाइटी में वो लोग मिल भी गए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक दूरी भी बन गई है हमारे ट्रेडिशन से। हम्म। तो हाउ कैन अ मॉडर्न ट्राइबल ऑफ झारखंड मेंटेन इट। मेंटेन देयर ट्राइबल आइडेंटिटी हम्म। वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी? हम्म। तो आपको क्या लगता है कैसे हो सकता है ये? देखिए, इसमें एक ये है, एक फ्रेज मैं कोट करूंगा, नो सोसाइटी इज अ फ्रोजन रिवर। किसी समाज को ये देखना कि वो आगे नहीं बढ़ेगा या वैसे ही रहेगा, या हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, इसलिए मैं बोलता हूँ आदिवासी को लिखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और ने लिखा कि हमारा डेफिनेशन क्या होगा, एंड वी आर ट्राइंग इट रियली हार्ड टू फिट इन दैट डेफिनेशन। हमारा खुद का कोई परिभाषा नहीं है, राइट? तो अब जब मॉडर्निटी की बात आती है और ट्रेडिशन को मेंटेन करने की बात होती है, एक डिस्टेंसिंग आएगा, ये बहुत स्वाभाविक है, हम्म। क्योंकि चेंजेस आएगा। और लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करना है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है भाषा। आप अंग्रेज़ी बोलिए, बहुत बढ़िया बात है, आप हिंदी बोलिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इन दोनों भाषा को बोलने का अलावा आपको किसने मना किया कि आप अपनी मातृभाषा नहीं बोलें? और रिसर्चर्स देखेंगे तो कहता है कि बिफोर 12 years चिल्ड्रन हैव द कैपेसिटी टू लर्न मोर देन 2 to 3 लैंग्वेजेस। अगर वो 5 years के आसपास है, ही कैन लर्न मोर देन 4 to 5 लैंग्वेजेस। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि भाषा को मेंटेन कीजिए। जब भाषा मेंटेन करेंगे ना, तो आपको बहुत बार क्या होता है, जब भाषा उच्चारण में आएगा, शब्दावली में आएगा, हम्म। देन द चाइल्ड विल बी इंक्विजिटिव कि बाबा, आबा, नाना, इसका क्या मतलब है, एंड देन दैट वन सिंगल वर्ड कैन बिल्ड अ स्टोरी, राइट? उसके बाद कोई शादी हो रहा है, ट्रेडिशनल वे में हो रहा है या या तो अडॉप्टेड वे में हो रहा है, उसमें बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो मीनिंगफुल है। अगर आप सरना शादी देखते हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोग उस जुआट बोलते हैं जो बैल के ऊपर दोनों लगता है। हम्म। तो व्हाट डज दिस सिंबलाइज? इट इज़ नॉट irrational, it is very scientific. It symbolizes कि आज से आप पति पत्नी हैं, जैसा हल चला के हम लोग धान उगाते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अब हस्बैंड रह गया एक साइड, वाइफ एक साइड रहेगी, एंड यू बोथ हैव टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली। दूसरा एग्जांपल दूंगा, मॉडर्निटी के साथ कैसे मेंटेन किया है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, सेंट्रल बेल्ट में थोड़ा डिफरेंट सिनारियो है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा देखिए कि लोग थोड़ा कन्वर्ट हुए हैं, और उनका, बट दे स्टिल प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली देयर ट्रेडिशनल दिस रिचुअल एंड रिलीजन। तो आज भी करता है। आप फिलीपींस का एग्जांपल देखिए, मुझे बहुत ये अच्छा लगा था जब मैं वहाँ था मनीला में, हम लोग फिलीपींस डे मना रहे थे उस समय, तो छोटे छोटे बच्चे करया बांध के आए थे। करया मीन्स यू जस्ट कवर योर all bare body, front part and back side is covered, and the children performed it really, their thighs were all, they were all totally naked. So उसके बाद वो अपना फिर जो अभी जो ये जो रिलीजन अडॉप्ट किया उसको किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल जो प्रेयर्स किया था वो किया। तो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। होता क्या है, कहीं ना कहीं आपको कुछ कल्चरल ट्रेट्स पुराने समय को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, इट इज़ फॉर बोथ द कन्वर्टेड एंड नॉन कन्वर्टेड आदिवासीज, बिकॉज कन्वर्टेड भी थोड़े चेंज हुए हैं, नॉन कन्वर्टेड भी साइलेंटली कन्वर्ट हुए हैं।
दिस नोबडी कैन चैलेंज कि ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मेनी ऑफ देम हैव अडॉप्टेड द कल्चरल प्रैक्टिसेस, सम फेथ एलिमेंट्स फ्रॉम अदर रिलीजन ऑल्सो। तो अब एक तरह से देखा है तो प्योर तो कोई नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म हम लोग ज़रूर पहुंच सकते हैं जहां पे कुछ चीज़ों को बचा के रखने का, अपनी भाषा को, अपनी फोकलोर को, अपने नॉलेज सिस्टम को, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं उसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं। और ये खासकर मॉडर्न सोसाइटी वालों के लिए बड़ा मैसेज ये है कि बहुत सारे बच्चे आज मुझे मिलते हैं जो अपना गांव का नाम नहीं जानते हैं। तो बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। आप खेती मत कराइए, लेकिन उसको दिखाइए, उसको गांव लेके एहसास तो जाइए। जरूर कराइए। बिल्कुल, गांव से रूट से तो जुड़ना पड़ेगा। अगर आप मॉडर्निटी के साथ अपना ट्रेडिशनल वैल्यूज को बचाना चाहते हैं, उस खपरा घर में रहने का सिखाना होगा बच्चों को। मैं करता हूँ, पुआल चढ़ाना हो गया, अभी रोपा करके आना हो गया, करम के समय, सरुल के समय, बाकी पूजा पाठ के समय में वो रहते हैं, जंगल घूमते हैं, प्लांट्स को पहचानते हैं कि ये क्या था, ये फल हम लोग के टाइम पे मिलता, वो नहीं मिलता, दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये सभी चीज़ें जब बच्चा कनेक्ट करेगा ना, दे विल स्टार्ट इंटरनलाइजिंग कि जो मेरे पापा नहीं किए, मेरी माँ नहीं की, वो हम करेंगे। और ये मुझे लगता है आज का युवा जब इतना डायनेमिक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को समझ रहा है, विदेश जा रहा पढ़ने, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, अपने आप को पहचानने, अपने खोजने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है दिस विल रियली वर्क। और सबसे बड़ा प्रश्न मेरा, शायद ये पॉडकास्ट का अंतिम मेरा अब समय आ रहा होगा, लेकिन मेरा बड़ा प्रश्न ये है, आप न्यूटन जानते हो, आप बर्नौलियस थ्योरम जानते हो, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड इथेनॉल अल्कोहल का फार्मूला जानते हो, लेकिन अगर आप, मैं पूछ दूंगा आपसे, आप एज अ संथाली आप अपने बारे में बताइए, तो मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ शायद एक संताली बच्चा, उरांव बच्चा, खड़िया बच्चा, मुंडा बच्चा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। तो जब आप अपने आप को नहीं जानते हैं, दुनिया का सब थ्योरी जान रहे हैं, आप बिरसा मुंडा के बारे में नहीं जानते, रामदयाल मुंडा के बारे में नहीं जानते, कार्तिक उरांव के बारे में नहीं जानते, आप सिद्धू कान्हे के बारे में नहीं जानते, सिंगी दाई के बारे में नहीं जानते हैं। अगर जब तक इनको नहीं पहचानिएगा, आप वही करेंगे, यू विल ऑलवेज बी अ बोरोड प्लेयर इन योर ओन कम्युनिटी। जी। क्या आपको लगता है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकता है आज के युवा को? बिल्कुल आ सकता है। अगर अभी आप फिजिकली देखें, हमारी बातचीत नहीं होगी, हम आपका नाम नहीं जानेंगे, तो हमारे पहनावे ओढ़ावे से आप जज ही नहीं कर सकते कि हम हैं कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम आ गया है, कहीं ना कहीं आदिवासी भी कुछ आगे बढ़ चुके हैं, और उनको कंपेयर कीजिएगा, चाहे अंग्रेजी भाषा बोलने में, बिहेवियर में, वे ऑफ लाइफ में, सबके पास आईफोन है, तो आप बोल ही नहीं सकते, आपके पास क्राइटेरिया ही नहीं है कि अगर उसके मुंह से नहीं निकले कुछ, अपनी भाषा नहीं बोले, अंग्रेजी ही बोले, तब भी आप नहीं जज कर पाएंगे, until and unless you know that he is so and so titled and that he is classified under scheduled tribe according to the Constitution of India. That is our, we are actually scheduled tribe, we are not tribe in this sense. आदिवासी हम लोग अगर बहुत सारे ट्रेड्स खो रहे हैं, हम अनुसूचित जनजाति बन के रह जाएंगे, जो रिजर्वेशन या प्रिविलेजेस मिल रहा गवर्नमेंट तो वही मिलेगा, अपना जो मूल है वो चीज़ गुम हो जाएगा। जी। मैं इसलिए पूछा ये क्वेश्चन बिकॉज जिससे आपने कहा कि लैंग्वेज नहीं भूलना चाहिए, अगर हम अदर कम्युनिटी से अगर हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल जैसे बंगाली कम्युनिटी है, बिल्कुल। नो मैटर हाउ मॉडर्न दे आर, कितने एजुकेटेड ही क्यों ना हो, बट घर में वो लोग बंगाली ही बोलते हैं, और कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज उन्हें रूटेड रखता है और उन्हें वो अपने बंगाली होने का वो एहसास दिलाता है। बिल्कुल। बट अगर कोई सपोज ट्राइबल है जो सपोज दिल्ली, बॉम्बे, इनफैक्ट अगर फॉरेन में भी अगर कहीं जॉब कर रहा है, अगर वो लैंग्वेज नहीं बोल रहा है या नहीं जानता है, तो अगर वो अदर कम्युनिटीज़ को देखता है तो सारे लोग रूटेड है अपने कम्युनिटी में, बट वो अपनी पहचान कहाँ ढूंढेगा अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो? देखिए, इसमें एक चीज़ है, भाषा को आप पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अब हम लोग, मैं कुड़ुक बोलता हूँ, शायद आप नहीं बोलते होंगे, लेकिन अब हम लोग पके घड़े हो गए हैं, जिसमें मिट्टी चढ़ाना मुश्किल होगा। आप सीखेंगे भी तो हो सकता है टूटी फूटी सीखेंगे, काम चलाओ सीख लेंगे। अगर इसको सिखाना है तो हमको बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आप देखिए, ये भाषा संघर्ष ये सब शुरू कहाँ से होता है? तब होता है जब कहीं से अटैक होता है। आप अर्ली ह्यूमंस जो है टॉनी जोसेफ की, ये मैं रेकमेंड करूँगा, अर्ली इंडियंस। फिर आपका ये हुल हुल करके है पीटर स्टैनली की, ये सब चीज़ किताब पढ़िएगा कि समाज कब संगठित होता है। तब संगठित ज़्यादा होता है जब बाहर से आक्रमण होता है। यहाँ लोग कुड़ुक नहीं बोल रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर आपका वेस्ट बंगाल का हासीमारा जगह है, चाय बागान, जहाँ हमारे पुरखों को ले जाया गया था,
उनको कहीं ना कहीं अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करनी थी, बिकॉज दे आर स्टिल कॉल्ड एज टी ट्राइब्स, दे डोंट हैव द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। उसको कैसे पुश थ्रू करेंगे? दे स्टिल स्पीक कुडुख, दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग सादरी। हम लोग तो यहाँ रांची में मिला दिए हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नागपुरियन सादरी, राइट, एंड दे स्पीक सादरी वेरी फ्लुएंटली, वेरी नाइसली। कुडुख में उतने स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है ना कि समाज को जब तक, मुझे लगता है भाषा सीखो सीखो बोलने से लोग सीखेंगे नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपको समझाना पड़ेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर आपको डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बचानी है तो भाषा को सीखना होगा, गीत संगीत सीखना होगा। जिस दिन सीखेंगे ना, आपको एक अलग भावना आएगी, एक अलग टाइप का आपको मोटिवेशन आएगा, और वो चेंजेस आपको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। जी। आप काफ़ी समय से ट्राइबल राइट्स एंड उसके इश्यूज़ को लेकर के आप वोकल रहे हैं, हम्म और आप बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स के भी आप मेंबर रहे हैं। हम्म। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। ये मैं 2006 से थोड़ा एक्टिव हुआ। पहली बार हिरोशिमा जाने का मौका मिला था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन्स फॉर पीस। तो वो वहीं पे कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे वो बम। जहाँ पे बम फुट, जी। न्यूक्लियर बम। तो उस समय से बहुत थोड़ा फिर आदिवासियत को जानने का, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, 5-6 साल पढ़ चुका था एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो उस समय जिज्ञासा हुई कि नहीं, अपने बारे में पहले डिस्कवर करना ज़रूरी है, अपने बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद ये चलता चला। फिर इश्यूज़ के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा, फिर देखा कि वो हम झारखंड में देख रहे थे, क्योंकि नया नया राज्य फॉर्म हुआ था, स्ट्रगल्स चल रहे थे, चाहे डोमिसाइल को लेके हो, लैंड राइट्स को लेके हो, लैंड ग्रैबिंग को लेके। और फिर जब इंटरनेशनल जाने का मौका मिला न्यूयॉर्क में, जैसे यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम 2-3 बार गया, जिनेवा में 4 बार गया, और इंडोनेशिया इधर साउथ ईस्ट में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया वगैरह सारे में। तो एक चीज़ बड़ा स्ट्राइक किया कि सबका स्ट्रगल का कहानी एक ही है, जल जंगल की लड़ाई सबकी है, उस खनिज संपदा को बचाने की लड़ाई सबकी है, अपना संस्कृति अपना पहचान बचाने की लड़ाई सबकी अब ये है। उसके बाद फिर जैसे यूएनपीएफआई से जुड़ा, एमरिप से रहा, धीरे धीरे फिर एक इंटरनेशनल इंडिजिनस कंसोर्शियम है, जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, उसको मिटिगेट कम करने के बारे में डिस्कशन होता है, किस प्रकार से आदिवासी उसमें कर सकता है। उसी क्रम में फिर वाईफिड जो यूथ फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट है नेपाल में, वहाँ पे मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट एडवाइज़र हूँ उसमें। और एशिया पैसिफिक इंडिजिनस यूथ नेटवर्क जो एशिया पैसिफिक का है, यूथ नेटवर्क फॉर्म हुआ था 2009 में, उसमें मैं भी एडवाइज़र पे हूँ। और फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है, उसमें मैंने 2 बार मैं कंसल्टेंट था, 2020 में, 2021 में। तो इन सभी फॉरम में एक ही चीज़ समझ में आया है कि लोग जो कहते हैं, अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ इसको बहुत ज़ोर दे रही हैं कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो आपको आदिवासी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, उनके थॉट प्रोसेस को, उनके आइडियाज़ को, कि सीमित सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस ही आदिवासी जीवन शैली है, कि हम उतना ही लेते हैं जितनी आवश्यकता है ना। तो ये जो नीड और ग्रीड की जो लड़ाई है, ये शायद बृहद समाज नहीं सीख रहा है। अब लोग compete करते हैं कि हु इज़ द टॉप बिलियनर। वो बिलियनर, क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था, जब माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स थे, वो किसी रेस्टोरेंट में डाइन कर रहे थे, और उन्होंने देखा एक आम सा बच्चा लड़का आता है, और वो भी बैठे थे, और वो कहते हैं मैं भी वही सैंडविच खा रहा हूँ, और ये भी वही सैंडविच खा रहा है। तो कितना बड़ा संदेश था कि अल्टीमेटली मैं बिलियनर हूँ, लड़का शायद नहीं है बिलियनर, बट वी ऑल सर्वाइव ऑन सम बेसिक नीड्स, दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड, और वही आपको जीवन दे रहा है। तो कितने भी बड़े बिलियनर बन जाओ, आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन शायद मिलेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे जो करोड़ों कमा लिए, लेकिन अंत में उनका जीवन ऐसा होगा, उनको लगा कि नहीं, जो जो खुशी थी चाहिए थी जीवन में, वो हमेशा संतुष्टि से आती है। तो इस प्रकार का जीवन शैली आपको आदिवासी वाले समाज में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को मिलकर, जो आदिवासी समाज के हैं, हमारे जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उसकी वैज्ञानिकता, साइंटिफिक रैशनैलिटी, इन सब चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो आज के युवा कनेक्ट होगा। क्योंकि अगर ऐसे बोलोगे इसको ऐसा क्यों करते हैं, शादी में हम लोग इसको, इस विधि को ऐसा क्यों करते हैं, तो हमारा जवाब क्या होता है कि लोग कहते हैं कि पुरखा लोग बोलते हैं इसलिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे रीज़न था, उस रीज़न को बताना पड़ेगा। क्योंकि आज का बच्चा जो न्यूटन और मैथमेटिक्स अलजेब्रा पढ़ रहा है, वो हमारी बात, केमिस्ट्री का फॉर्मूला रट रहा है, वो हमारी बातों को ऐसे ही नहीं मानेगा, और जब नहीं मानेगा तो कहीं ना कहीं वो दूर होगा। तो रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट हमको अपने तर्क में हमेशा देना चाहिए। यही संदेश होगा सबके लिए। मैं सारे दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं,
और मैं अभय सागर मीन जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की हिस्ट्री के बारे में हमें इतना कुछ बताया और एक आदिवासी कल्चर का सस्टेनेबल लिविंग के बारे में हमें समझाया। तो जी इसके लिए मैं आपको जी, आप धन्यवाद सबको करना बहुत चाहूँगा। धन्यवाद जी, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं युवाओं तक शायद अपनी बात रख पा रहा हूँ। तो आशुतोष जी और आपका जो चैनल है छोटा नागपुर डायरीज, तो उसको अनेक शुभकामनाएं, और थैंक यू आप सो और मच आगे सर। बढ़ें, और जैसी आवश्यकता होगी मैं दोबारा आऊँगा जी। मैं वही बोलने वाला था कि जी आपसे बहुत बार मिलने का ज़रूर हमें मन है, जी, और अलग अलग टॉपिक्स हम लोग कवर बिल्कुल करेंगे। जैसे बिल्कुल। आज का इंडिजिनस डे के ऊपर था, जी, हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, नए नए टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, और आपका बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपर्ट गाइडेंस हमें चाहिए, अगर आपकी मैं खुशी जानकारी हम से आऊँगा, ज़रूर लेना चाहेंगे। खुशी से आऊँगा जी। जोहार आप थैंक सबको। यू। सबों को जोहार।